पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया कि उन्होंने अभी एक इंडियन ड्रोन को मार गिराया है। चाइना की तरफ से अभी पानी के जरिए इंडियन साइड में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी। भारत और जापान के बीच अभी एक लॉजिस्टिक पैक्ट को साइन किया गया है और ऐसा ही एक और पैक्ट अभी जल्दी ही भारत और रशिया के बीच भी साइन किया जाएगा। पांगोंग के फिंगर 4 के 12 स्ट्रेटेजिक हाइट के ऊपर अभी इंडियन आर्मी ने दोबारा कब्जा कर लिया है और फाइनली राफेल को आज फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है। और इसके शामिल होने के बाद ये इंडियन एयरफोर्स को किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान दोनों के मुकाबले हर मामले में एडवांटेजेस देने वाला है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से है। तो कल जब हम वीडियो बना रहे थे तभी अपडेट आया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी फिंगर 4 से फिंगर 5 के बीच कई स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन तब इसके बारे में कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आया था, जिस वजह से मैंने कल की वीडियो में इसको शामिल नहीं किया था। लेकिन आज डेक्कन क्रॉनिकल्स में इसको लेकर एक रिपोर्ट आया था जिसके मुताबिक इंडियन आर्मी ने कल फिंगर 4 के कुछ स्ट्रेटेजिक हाइट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है और अभी दोनों ही तरफ से यानी कि पांगोंग लेक के साउथ साइड में और नॉर्थ साइड में इंडियन आर्मी माउंटेन टॉप पर मौजूद है और माउंटेन वॉरफेयर की सबसे बेसिक रूल के मुताबिक जो टॉप में है वो जीत रहा है। अब यहाँ पर चाइना की तरफ से दोबारा फिंगर 4 पर अपना कब्जा करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी हमारे कंट्रोल में 12 स्ट्रेटेजिक हाइट आ चुकी है और हम पूरी तरीके से चाइनीज मूवमेंट को यहाँ से देख पा रहे हैं, यानी कि अब वो हमारे मुकाबले काफी नीचे मौजूद है। और एक दिन पहले ही किसी चाइनीज एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया था कि अगर भारत के साथ चाइना जंग करना चाहता है तो भारत के एक जवान के बदले अपने 10 जवान को खोने के लिए चाइना को तैयार रहना चाहिए। साथ ही भारत के एक फाइटर के बदले अपने 6 फाइटर जेट को खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर चाइना इसको अफोर्ड कर सकता है तो तभी उसको भारत के साथ जंग करनी चाहिए। अभी पांगोंग एरिया में जो पीपल लिबरेशन आर्मी के जवान मौजूद है वो सभी डायरेक्टली बीजिंग को रिपोर्ट करते हैं और अभी जब भारत पांगोंग के दोनों ही साइड में बेहतर पोजीशन में आ चुका है तो चाइना की तरफ से भारत पर प्रेशर डालने के लिए 15 से 20 टैंक और 5000 से 7000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है। अभी वो एक तरीके से भारत के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इंडियन ट्रूप्स को रोज आके डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन पहले ही वो अपने साथ एक ट्रेडिशनल वेपन जिसका चाइनीज नाम ग्वांडाओ है इसको लेके साथ में आए थे, लेकिन उसके बाद जब इंडियन आर्मी की तरफ से वार्निंग दिया गया तो वो वापस चले गए थे। अभी वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच मौजूद है और इसी बीच चाइना की तरफ से काफी हेवी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। नॉर्मली भारत फिंगर 8 तक पेट्रोल करने के लिए जाता था, लेकिन मई के महीने से चाइना की तरफ से फिंगर 4 के टॉप पर कब्जा करके रखा गया था और वो यहाँ से इंडियन आर्मी के पोजीशन के ऊपर नजर रखे हुए थे। साथ ही अभी तक जितना भी डिप्लोमेटिक बातचीत हुआ था उन सभी में चाइना की तरफ से फिंगर 4 से पीछे जाने के लिए इनकार किया जा रहा था, पर अभी इंडियन आर्मी की तरफ से वापस फिंगर 4 के ऊपर अपना पकड़ मजबूत किया जा चुका है। कल की बात करें तो फिंगर 4 के 12 स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा करने के लिए जो ऑपरेशन किया गया था ये लगभग 3 घंटे तक चला था और इसमें हमारे तरफ से किसी एक भी जवान को कोई चोट नहीं आई है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट राफेल की तरफ से है। आप सब ये बात जानते हैं कि आज फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स में राफेल को शामिल किया गया है और राफेल की छुपे हुए खासियत को जानने के लिए आज डसॉल्ट की तरफ से भी इंडियन न्यूज चैनल को देखा जा रहा है। आज सुबह 10 बजे के करीब राफेल को ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की समारोह को शुरू किया गया था, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके फ्रेंच काउंटर पार्ट मौजूद थे। अभी राफेल के इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने से इंडियन एयरफोर्स को बेहतर वीवीआर कैपेबिलिटी मिलने वाली है, क्योंकि राफेल की मेट्योर मिसाइल की बराबरी करने लायक मिसाइल चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास मौजूद नहीं है। ये बात आप हर जगह पर सुनते होंगे, लेकिन आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल जरूर है कि चाइना के पास PL-15 मिसाइल मौजूद है जिसकी रेंज बॉम्बर एयरक्राफ्ट के लिए लगभग 300 किलोमीटर है, जबकि फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इसका रेंज 150 किलोमीटर बताया जाता है। तो ये मेट्योर मिसाइल को टक्कर दे सकता है, यानी कि चाइना के पास अभी भारत की मेट्योर मिसाइल का तोड़ मौजूद है और चाइना से मिसाइल पाकिस्तान को भी मिलने वाला है। तो हमें BVR रेंज में यहाँ पर कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन असल में PL-15 मिसाइल कभी भी मेट्योर मिसाइल की बराबरी नहीं कर सकता है। इसकी मेन कारण ये है कि ये कन्वेंशनल मिसाइल है जिसको फायर करने के बाद जब इसका इनिशियल बूस्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये फर्दर एक्सीलरेट नहीं कर पाते हैं।
यानी कि किसी भी कन्वेंशनल मिसाइल को फायर करने के बाद ये इनिशियली स्पीड को पकड़ लेता है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मार्क 2 की स्पीड को पकड़ लेता है, लेकिन इसके बाद जब ये आगे बढ़ता रहेगा तो मिसाइल में बचे हुए फ्यूल की मदद से ये बस उसी स्पीड को मेंटेन करता रहेगा। और इसी दौरान जिस पर ये मिसाइल फायर हुआ होता है वो फाइटर जेट अगर क्रैंक करने लगता है, यानी कि हाई जी टर्न्स को लेने लगता है या फिर गोता लगाने लगता है और डेंसर एयर में जाने लगता है, तो मिसाइल भी उसी हिसाब से अपनी दिशा को बदलने लगती है। लेकिन हाई जी टर्न्स को लेने के साथ साथ और डेंसर एयर में जाने की वजह से इसकी स्पीड भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है और जब ये टर्मिनल फेज में पहुंचता है तो इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है और इसी वजह से फाइटर जेट बच के निकल जाता है। पर मीटियोर मिसाइल एक रैमजेट मिसाइल होने की वजह से इसमें इनिशियल बूस्टर खत्म होने के बाद जब ये मार्क 3 से मार्क 4 की स्पीड को पकड़ लेता है तो इसका रैमजेट इंजन चालू होता है और ये उसी स्पीड को मेंटेन करता है और अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करके जाने लगता है। इतने में जब इसका टारगेट क्रैंक करने लगता है और मिसाइल को हाई जी टर्न लेना पड़ता है तो दोबारा इसका रैमजेट इंजन फुल फोर्स के साथ चालू हो जाता है, जिस वजह से ये टारगेट के साथ हाई जी टर्न को लेने के बाद भी इसका स्पीड ज्यादातर रिड्यूस नहीं होता है और ये टर्मिनल फेज में भी जाके अपने टारगेट को इफेक्टिवली चेज कर पाता है। और इसी वजह से इस मिसाइल का नो एस्केप जोन किसी भी वीवीआर मिसाइल से काफी बेहतर है और इसी वजह से किसी भी कन्वेंशनल मिसाइल को हम रैमजेट मिसाइल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और खास करके इन्हीं कारणों की वजह से राफेल के आने के बाद ये पाकिस्तानी एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स के किसी भी फाइटर जेट को आउटगन कर सकता है। वेपन के साथ साथ राफेल में चाइना और पाकिस्तान के फाइटर के मुकाबले भी काफी बेहतर सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी हमको काफी हद तक एडवांटेजेस दिलाने वाली है। एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो राफेल का रडार वार्निंग रिसीवर 1055 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि अगर कोई रडार राफेल को ट्रैक करने लगता है तो राफेल को इसका 1055 किलोमीटर की दूरी से पता लगने लगता है और उसी हिसाब से राफेल काउंटर मेजर को लॉन्च कर सकता है, जिस वजह से चाइनीज फाइटर जेट या फिर पाकिस्तानी फाइटर जेट के नजर में आए बिना ही हम उनके साथ एंगेज हो सकते हैं। राफेल की बात करें तो ये पूरी तरीके से बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट है, जबकि चाइना की सो कॉल्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 अभी तक किसी भी रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट नहीं किया गया है। राफेल एक ही सॉर्टी के अंदर 4 मिशन को अंजाम दे सकता है, जो कि दुनिया में शायद कोई दूसरा फाइटर कर सकता है और इसीलिए राफेल को एक ओमनी रोल फाइटर कहा जाता है। और इसके इंडियन एयरफोर्स में अभी शामिल होने के बाद भारत को चाइना और पाकिस्तान दोनों से क्लियर एडवांटेजेस मिलने वाली है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। भारत और चाइना के बॉर्डर में अभी सीरीज की तरह अलग अलग तरह के इंसिडेंट होते जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की तरफ से अभी लगभग 50,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है। इनके साथ सरफेस टू एयर मिसाइल, टैंक्स और आर्टिलरी वगैरह भी डिप्लॉय किया गया है। लैंड फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए अभी चाइना की तरफ से लगभग 150 एयरक्राफ्ट को अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर डिप्लॉय किया गया है, जो कि सभी अभी तिब्बतन रीजन में मौजूद है और लद्दाख उनके स्ट्राइक रेंज के अंदर है। अभी एक दिन पहले ही चाइना की तरफ से हॉटलाइन पर यह बताया गया था कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में किसी भी तरह का एग्रेशन नहीं चाहते हैं। बदले में उसी रात को पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से करीब 1000 जवानों ने जाके पांगोंग लेक के साउथ साइड में इंडियन पोजीशन के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश किया था। और अभी जब लैंड में पीपल लिबरेशन आर्मी कुछ नहीं कर पा रही है तो पांगोंग लेक में बोट के जरिए वो इंडियन साइड में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडियन आर्मी को देखने के बाद वो वापस चले गए थे। अभी हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि पीपल लिबरेशन आर्मी की हरकतों से ऐसा लग रहा है कि वो अभी लगातार इंडियन आर्मी के ऊपर नजर रख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो इंडियन आर्मी के पोस्ट के करीब आते हैं और वापस चले जाते हैं। और ये पैटर्न अभी पांगोंग लेक के दोनों साइड में देखा गया। साथ ही ईस्ट में भी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी सेम पैटर्न को स्पॉट किया गया है। अभी वो अपने लाइट टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की मदद से चुशुल एरिया में भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको इंडियन आर्मी की T-90 टैंक की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था। और हमारी पोजीशन अभी काफी बेहतर हो चुकी है, जिस वजह से वो अभी आगे नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अभी वो हर दिन बॉर्डर के करीब आते हैं, थोड़े समय के लिए रुकते हैं और वापस चले जाते हैं। और मेरे हिसाब से चाइना की नई रिकॉन स्ट्रेटेजी है, जिसको वो इंडियन आर्मी के पोजीशन के बारे में ज्यादा डिटेल में पता लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला अपडेट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को लेके। आप सब इससे पहले से ही फेमिलियर होंगे, क्योंकि भारत पहले ही यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे पैक्ट को साइन कर चुका है। लेकिन भारत और जापान के बीच अभी एक लॉजिस्टिक पैक्ट को साइन किया गया है, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि भारत और जापान के बीच अभी एक लॉजिस्टिक पैक्ट को साइन किया जाएगा, जिससे इंडियन नेवी जापान की बेस को एक्सेस कर सकता है, साथ ही जापान अभी इंडियन नेवी की बेसेस को एक्सेस कर सकता है। इसके लिए काफी दिनों से नेगोशिएशन किया जा रहा था और अभी इसे हमारे डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार और जापानीज एम्बेसडर सुजुकी संतोषी के बीच साइन किया गया है। ये पैक्ट इतने जल्दी में साइन होने के कुछ खास वजह भी हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण चाइना है।
अब इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद भारत जापान की जिबूती बेस को एक्सेस कर पाएगा, जो कि उसे चाइनीज एक्टिविटी को गल्फ रीजन में काउंटर करने में काफी मदद करने वाली है। साथ ही जापान अभी इंडियन नेवी की अंडमान बेस को एक्सेस कर पाएगा, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में जापान की पकड़ मजबूत करने में काफी मदद करेगा और हमें इंडियन ओशन रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए मदद करेगा। ठीक इसी तरीके की एक और एग्रीमेंट अभी भारत और रशिया के बीच भी साइन होने वाली है। इसके बारे में बताते हुए रशिया के डिप्टी चीफ रोमान बाबुश्किन ने बताया कि ये पैक्ट अभी भारत और रशिया के बीच अक्टूबर तक साइन करने का एम रखा गया है। जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के गस्त पर आएंगे तब इसको साइन किया जा सकता है। साथ ही रशिया की तरफ से अभी भारत को S-400 सिस्टम को शेड्यूल के मुताबिक डिलीवर करने का प्लान किया गया है, लेकिन भारत की तरफ से भी इमरजेंसी बेसिस पर S-400 को सप्लाई करने के लिए रशिया को रिक्वेस्ट किया गया था और इसी पर अभी रशिया की तरफ से विचार किया जा रहा है और रशिया का कहना है कि वो अभी इसको फास्ट ट्रैक मोड में भारत को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। कल पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से एक बार फिर से ये क्लेम किया गया था कि उन्होंने अभी इंडियन आर्मी के एक्सपायर्ड ड्रोन को मार गिराया था। पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल क्लेम के मुताबिक ये ड्रोन पाकिस्तान की साइड में करीब 500 मीटर तक अंदर चला गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से इसको मार के गिराया गया था। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा हर 10 से 15 दिन के अंतर में पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन की फोटो डाल के ट्वीट कर दिया जाता है कि आज उन्होंने एक इंडियन स्पाई ड्रोन को मार गिराया है और हर बार ये 500 मीटर तक अंदर जाता है। और पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ये शायद 11th इंडियन ड्रोन था जिसको अभी पाकिस्तानी आर्मी ने मार गिराया है। पर अभी तक इस बात को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया है। बदले में इंडियन आर्मी की तरफ से आज पाकिस्तान के एक जवान को मार गिराने का दावा किया गया है। आज सुबह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायरिंग का उल्लंघन करते हुए LOC के अलग अलग सेक्टर में स्मॉल आर्म और मोर्टार से फायरिंग करना शुरू किया गया था, जिसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से की गई काउंटर अटैक में पाकिस्तान का एक जवान मरने की खबर सामने आई थी। पाकिस्तान की आर्मी के रिपोर्ट के मुताबिक उनके शहीद हुए जवान का नाम हवलदार लियाकत है, जो कि 39 साल के थे और वो चकवल के रहने वाले थे। और ये काफी दुर्लभ घटना है जब पाकिस्तान की तरफ से उनके शहीद हुए जवान को एक्सेप्ट किया जा रहा है, वरना ऐसे नज़ारे काफी कम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।